जी सर। जी जी उस्मान भाई। अच्छा, थोड़ा सा हम वेब एप्लीकेशंस को देखते हैं आज, कि हमारी वेब एप्लीकेशंस किस तरह से काम करती हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के आपस में क्या इंटरेक्शंस हो रही होती है। ठीक है। जी। ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपसे एक आपको इमेज शो हो रही है मेरी स्क्रीन के ऊपर? जी। जी सर। और ये हमारी वेब एप्लीकेशन के दो पार्ट्स होते हैं, बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, लेकिन चले तीन पार्ट्स हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। हम फिर बताएंगे कि मर्जिंग कहाँ पे जाके चीज़ों की कर रहे होते हैं। अब आप जो भी एप्लीकेशन या जो भी वेबसाइट ऑनलाइन देख रहे होते हैं, उसके दो पार्ट आपको, एक पार्ट आपको नज़र आ रहा होता है और एक पार्ट आपको पता होता है कि ये जो है बैकएंड पे आपका वर्क कर रहा है। यस। अच्छा जी, सबसे पहले आपका जो है वो क्लाइंट का पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है आपका कि, एक मिनट, क्लाइंट साइड के ऊपर जो आपके पास जो फ्रंट फेसिंग पे जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, आप एक वेबसाइट खोलते हैं facebook.com फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। उसमें आपके पास वेब ब्राउज़र के ऊपर एक फेसबुक का पूरा पोर्टल पेज नज़र आ रहा होता है, जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल होती है और इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। ठीक है। वहाँ ठीक है। से आपका जो प्रोफाइल का डेटा है वो सारा का सारा कैसे आपके साथ पास फ्रंट एंड पे आ रहा होता है या आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा होता है, उसके लिए हमारे पास बैकएंड के ऊपर एक चीज़ मेंटेन हो रही होती है, सर्वर साइड का कोड। सर्वर साइड के कोड में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं? सर्वर साइड के ऊपर हमारे पास एक वेब सर्वर होता है। वेब सर्वर का काम क्या है कि जैसे ही आपने अपनी वेबसाइट के अंदर, आपने अपने ब्राउज़र के अंदर लिखा facebook.com आपने ब्राउज किया, तो आपके पास उस facebook.com का सबसे पहले डीएनएस रिजॉल्व होता है, डोमेन नेम सर्वर, एक आईपी एड्रेस मिलता है, और उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट आपका इंटरनेट जो है वो इंटरनेट उस वेब सर्वर को लोकेट करता है जहाँ पे फेसबुक जो है वो होस्ट है। ठीक है। आपको जैसे ही होस्टिंग का पता चल जाता है, अब होस्टिंग के ऊपर आपकी सर्वर साइड की कुछ चीज़ें रन हो रही होती हैं, जिसमें आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें आपके पास स्टैटिक एचटीएमएल पेज हो सकता है, उसका जो आप कंटेंट देखते हैं एचटीएमएल का वो हो सकता है। उसके बाद आपके कुछ जावा, अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो जावा के अंदर डेवलप हुई हुई है, तो कुछ सर्वलेट्स होते हैं आपके, और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं बैकएंड के जो रन हो रहे होते हैं। और इसके अलावा जो आपका सर्वर साइड का कोड होता है, जिसमें आपकी सारी प्रोग्राम की लॉजिक है, वो सारी की सारी आपकी बैकएंड के ऊपर या सर्वर साइड के ऊपर रन हो रही होती है। अब जाहिर सी बात है, ये सारा कुछ स्टोर करने के लिए, जिस फेसबुक की हम एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक में हर यूज़र की प्रोफाइल है, हर यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर्स हैं, कुछ उसकी अपनी डिटेल्स है प्रोफाइल से रिलेटेड। वो सब स्टोर करने के लिए कोई ना कोई जगह होना ज़रूरी है जहाँ पे ये सारा डेटा स्टोर हो। ऐसा ही है। जी सर। तो जी इसके लिए आपका सर्वर साइड जो आपका वेब सर्वर होता है वो इंटरेक्ट कर रहा होता है आपकी डेटाबेस के साथ। ठीक है। ठीक है। यानी कि आपका सर्वर साइड यानी आपका वेब सर्वर और आपका डेटाबेस सर्वर, ये दो आपका इंटरकनेक्टेड काम कर रहे होते हैं। ठीक सारा है। का सारा डेटा वेब सर्वर इंटरेक्ट करेगा डेटाबेस से, सारा डेटा लेके आएगा, और वो सारा का सारा डेटा आपको फ्रंट एंड के ऊपर आपके वेब ब्राउजर के अंदर प्रेजेंट हो रहा होता है या मिल रहा होता है।
अब अगर हम बात करें वेब ब्राउज़र की, या जो आप वेबसाइट facebook.com फ्रंट पे देख रहे होते हैं, ये बनी हुई है आपकी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। क्लाइंट साइड मतलब HTML CSS यूज हुई हुई है इसके ऊपर, बूटस्ट्रैप से उसकी स्टाइलिंग हुई हुई है, और फ्रंट एंड के ऊपर उसके ऊपर कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हुई हुई है। सही है, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी। लेकिन बैकएंड के ऊपर, सर्वर साइड के ऊपर आपकी HTML CSS तो नहीं होती, वहाँ पे तो आपका सर्वर साइड का कोड है सारा का सारा, जिसने डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, जिसमें API कॉल्स इंक्लूड हो सकती हैं, जिसमें कुछ और ऐसे फंक्शनैलिटीज जो बैकएंड के ऊपर आपकी रिजॉल्व होनी है, वो सारी की सारी होती हैं। तो सर्वर साइड के ऊपर हमारे पास कोई सर्वर साइड लैंग्वेज या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंप्लीमेंट हुई होती है, जिसमें हमने अपना सर्वर लिखा होता है। वो कौन कौन सी हो सकती है? वो हमारे पास अगेन C# हो सकती है, VB हो सकती है हमारे पास जावा हो सकती है, और भी बहुत सारी हो सकती है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम लोग सर्वर साइड लिख सकते हैं, लेकिन मोस्ट यूज जो है वो ये होती हैं। जावास्क्रिप्ट वैसे अब ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। तो हम इसमें से किसको स्टडी कर रहे हैं? ईशा। C# को। हम लोग C# से देखेंगे कि हमारा जो बैकएंड का कोड है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, हम अपनी एक वेब एप्लीकेशन को इंटरैक्टिव किस तरह से बना रहे होते हैं, और किस तरह से हमारी जो चीज़ें हैं वो काम कर रही होती हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और इमेज नज़र आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, ये इमेज मैंने नेट से उठाई है, मुझे बड़ा मतलब अच्छी इमेज लगी थी, काफ़ी अरसे से मेरे पास है, जिसको भी समझाना होता है कि ASP.NET काम कैसे करता है, उसको मैं इस इमेज के थ्रू बता रहा होता हूँ। हमने ये तो देख लिया कि .NET फ्रेमवर्क क्या है। अब .NET फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया था कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोग्रामिंग करने की या मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोग्राम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, या फिर आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ था डिस्कस हमारा। जी। अच्छा, अब अगर हमने वेब एप्लीकेशन को डिस्कस करना है, या हमने बात की कि हमने एक वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो हमें .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, वो फ्रेमवर्क हमारा कहलाता है ASP.NET, दिस वन। ठीक ठीक। है, सही है। सर ASP.NEट एक, आपने जी। कुछ शेयर की है? ये रिपीट कीजिएगा सर पॉइंट, इसमें ASP.NET। मैंने क्या शेयर की हुई है, सॉरी? सर ये रिपीट कर दीजिएगा पॉइंट। अच्छा, देखें, हमने बात की थी कि .NET फ्रेमवर्क हमें मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस या मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर डेवलपमेंट करना अलाउ करता है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है .NET। ठीक है। ऐसा ही था C# से। .NET फ्रेमवर्क जी हमें, सर। अगर आपने वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है, चाहे वो वेब एप्लीकेशंस आपकी वेबसाइट्स हों, चाहे वो आपकी APIs हों, दोनों के केस में हमें जो .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वो करता है ASP.NET, एक्टिव सर्वर पेजेस .NET। ठीक है, ये एक फुल ठीक है। फ्लेज आपका जी। इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट है, या आपको इंटीग्रेटेड सर्वर प्रोवाइड करता है, जिसमें रहते हुए आप किसी भी तरह की वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, वो एप्लीकेशन अब आपकी कौन सी हो सकती है? वो आपकी एक वेब फॉर्म एप्लीकेशन हो सकती है, वो आपकी MVC एप्लीकेशन हो सकती है, वो आपका वेब पेज हो सकता है, वो आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन SPS भी हो सकते हैं। क्लियर है? जी। जी सर। हम इसमें से MVC को स्टडी करेंगे कि हमारा MVC किस तरह से काम करता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, और हम MVC में रहते हुए अपनी एप्लीकेशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, ये आप लोगों का कंसर्न नहीं है कोई भी। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि वेब एप्लीकेशन जो होती है उसने कहीं ना कहीं डेटा स्टोर करना है, और उसने उस डेटा के थ्रू जो है अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना है।
तो डॉट नेट या ASP.NET हमें डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए दो डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिसमें से पहला मैकेनिज्म है आपका ADO.NET, ठीक है, और दूसरा है आपका ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क। ये होता कैसे है, कैसे काम करता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को करेंगे। अभी आपको मैं ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि चीज़ें हैं क्या कुछ। इनको भूल जाएं, इससे हमारा अभी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, इसको भूल जाएं आप। इसके बाद हमें एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है, वेब एपीआईज। एक वेबसाइट के अंदर और एक एपीआई के अंदर डिफरेंस पता है आपको? क्या डिफरेंस है, किसी को आइडिया है उसका? किसी को नहीं आइडिया? हम्म, अच्छा देखें, हमने एक वेबसाइट खोली। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने कोई भी एक, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट खोली है। ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की है ब्राउजर के अंदर, ठीक है। ठीक। अब ये तो हमारे पास एक फ्रंट एंड है वेबसाइट का, जिसके अंदर हम लोग उसकी मुख्तलिफ पेजेस देख सकते हैं, यूजर ने किस पेज से इंटरेक्ट करना है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। हम्म, ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को डायनेमिक बनाने के लिए, या फिर इस तरह की जो कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें कोई ना कोई सर्वर हमारे पास पीछे अटैच होगा, जो हमने सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिखा होगा, और वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करके हमारे पास डेटा लेके आ रहा होगा। ऐसा ही है। जी अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे, आपने ये एक एप्लीकेशन बना ली, आपने एक सर्वर बना लिया, आपने दोनों एप्लीकेशन की आपस में कनेक्टिविटी करके आपकी वेल एंड गुड एक वेबसाइट तैयार हो गई है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इसी वेबसाइट का एक मोबाइल वर्जन भी चाहिए, यानी कि मुझे एक मोबाइल एप्लीकेशन भी चाहिए। या हम इस एग्जांपल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, हम द्रास के ऊपर चले जाते हैं। चलें, ये द्रास की वेबसाइट आप सबने देखी होगी। जी। हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, इसमें ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म है, हमारी कार्ट होती है, हम उसमें परचेजेस कर सकते हैं, ये सारा कुछ है। ऐसा ही है। जी। वेबसाइट बना लिया आपने, अब आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई कि दराज की मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है आपने। तो क्या मोबाइल एप्लीकेशन में फिर से डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए आप सारा का सारा सर्वर अपना स्क्रैच से लिखेंगे? नहीं, आई थिंक उसी पर्पज के लिए एपीआई यूज। अगर हमने हमारी वेबसाइट को और हमारी मुख्तलिफ इस वेबसाइट की एक्सटेंशंस बनानी है, मोबाइल एप्लीकेशन, एक एंड्रॉयड एक iOS बनानी है, कल को हम इसका एक चाहते हैं कि इसका एक एडमिन पोर्टल भी बन जाए, फिर मैं आपको कहता हूँ जिसकी एक मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी चाहिए, और इन सब ने बैकएंड सर्वर के साथ इंटरेक्ट करना ही करना है। तो इस तरह के सिनेरियोज को कवर करने के लिए हम लोग अपनी फ्रंट एंड की वेबसाइट और बैक एंड की डेटाबेस के दरमियान में एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसको कहते हैं वेब एपीआईज। ASP.NET की वेब एपीआईज, ठीक है। वेब एपीआईज क्या ठीक है। करती है? वेब एपीआईज आपके डेटाबेस के साथ सारे के सारे कनेक्टिविटी करती है, सारा डेटा आपका लेना और उस पर जो भी परफॉर्म करना, कोई एक्शन वगैरह, वो जिम्मेदारी होती है आपकी वेब एपीआईज की। और वो वेब एपीआईज उसके बाद उस सारे डेटा को आपके फ्रंट एंड एप्लीकेशन के ऊपर लेके आ रही होती है। क्लियर हुई कोई चीज? एपीआई किस क्या होती है? हम्म। एपीआई वहां वहां से यूज करेंगे जहां पे कोई रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है उस बटन पे या उस किसी भी एक्टिविटी पे। एपीआईज हम लोग वहां वहां पे यूज नहीं करेंगे। हम लोग एपीआईज को यूज करने के लिए, ये पिक्चर नजर आ रही है आपको? ये। मैंने आपको बताया कि हमारे पास
एक हमने ब्राउजर की एप्लीकेशन बनाई, एक हमने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, एक हमने गूगल, फॉर एग्जांपल किसी भी गूगल डिवाइस की एप्लीकेशन बना ली, एग्जांपल ले रहे हैं हम। तीनों ने हमारी डेटाबेस के साथ इंटरेक्टिविटी करनी है, ठीक है। क्या तरीकाकार हो सकता है? एक तरीकाकार ये है कि मैं ब्राउजर की कनेक्टिविटी कराने के लिए ब्राउजर के साथ यहाँ पे एक डीबी अटैच कर दूँ जो यहाँ पे आपस में कनेक्टिविटी कर रही हो। फिर मैं फ़ोन के लिए एक अलग से डेटाबेस बना लूँ जो यहाँ पे आपस में इंटरेक्शंस कर रही हो, और इसी तरह से मैं किसी और डिवाइस के लिए ये चीज़ बना लूँ। एक तो तरीकाकार ये है, ऐसा ही है। जी। लेकिन अब मुझे बताएं कि आपस में ये बिल्कुल एक हमारा स्टैंड अलोन सिस्टम बन जाएगा, यानी कि इस सिस्टम को नहीं पता होगा कि इस दूसरे सिस्टम में क्या हो रहा है, इस दूसरे सिस्टम को नहीं पता हो रहा होगा कि इस तीसरे सिस्टम में क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। ये डिफरेंट अलग अलग सिस्टम बनना शुरू हो जाएंगे। जी सर। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास एक बेस सिस्टम से ये तीन हमने एक्सटेंशन डेवलप करनी है। सना, आपके पास अभी तक स्क्रीन ही शेयर नहीं हुई? सर वो हो जाता है, स्क्रीन भी गायब हो जाती है और वो ड्रॉप हो रही है और आवाज भी कुछ भी नहीं आ रही थी। अब सही हो गया, फिर 1-2 मिनट के बाद ऐसे हो जाएगा। पता नहीं शायद सिग्नल्स का इशू है। बाकियों के साथ भी ऐसे हो रहा है? नो नहीं, सर। आई थिंक इनका नेट का इशू है, आवाज भी लैग कर रही। सना, आप अपना इंटरनेट एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करके आए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके एंड पे है। ओके। अच्छा, हम ये सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे। अब इस सिनेरियो को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक डेटाबेस है, हम उस डेटाबेस के ऊपर अपनी एक वेब एपीआई को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, सही है। और ये वेब जी। एपीआई से हमारा ब्राउज़र भी इंटरेक्ट करेगा, हमारा फ़ोन भी इंटरेक्ट करेगा, और हमारी कोई भी थर्ड पार्टी डिवाइस है वो भी इंटरेक्ट कर रही होगी इस वेब एपीआई के थ्रू। अब डेटाबेस आपका क्योंकि पीछे सेम था, प्रोग्राम लॉजिक आपके सारे के सारे सेम थे, तो इसलिए आपको हर एक एप्लीकेशन के ऊपर या आपके हर एक मॉड्यूल के साथ जो है आपको परसिस्टेंट डेटा मिल रहा होगा। कंसिस्टेंसी आपकी सेम रह गई और एक ही जगह से आपकी सब जगहों की कनेक्टिविटी भी परफॉर्म हो गई। ये बेसिकली आपका काम है वेब एपीआईज का। ठीक है। ठीक ठीक। है, क्लियर हुआ वेब एपीआईज का पर्पस? सर थोड़ा दोबारा ये तो कॉन्सेप्ट दे दें मुझे। देखिए, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक दराज की एप्लीकेशन है। जी। दराज की एप्लीकेशन है, इसका मतलब दराज का एक वेबसाइट बनी हुई है और उसके पीछे एक डेटाबेस है जिसमें दराज ने अपना सारा डेटा रखा हुआ है। अब जी। दराज की रिक्वायरमेंट ये थी कि जी ब्राउज़र के साथ हमारे फ़ोन पे भी डेटा शो हो, और हमारी कुछ सेपरेट डिवाइसेस हैं, थर्ड पार्टी डिवाइसेस, उनके ऊपर भी ये डेटा शो होना चाहिए। जी। वो कैसे करवाएंगे आप, क्योंकि आपका सिस्टम तो वेबसाइट के साथ कनेक्ट है। उसका हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया कि हम अपने ब्राउज़र के साथ एक डेटाबेस अटैच कर दें, हम अपने फ़ोन के साथ एक डेटाबेस अटैच कर दें, और हम एक थर्ड पार्टी डिवाइसेस के साथ डेटाबेस अटैच कर दें। ये हम करके अपनी एप्लीकेशन डेवलप करके डिप्लॉय करके चलाना शुरू कर दिए। लेकिन अब इस काम को करने से हमारे ये तीनों सिस्टम सेपरेट सेपरेट अपनी जगहों पे काम कर रहे हैं। इन तीनों के दरमियान में डेटा सिंक नहीं हो पा रहा किसी भी तरह से। जी। इस प्रॉब्लम को या इस सिनेरियो को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि हमारी डेटाबेस हमने रखी सेंट्रलाइज, यानी एक डेटाबेस रखी, उस डेटाबेस के ऊपर हमने अपनी एक वेब एपीआई को इम्प्लीमेंट किया, और वेब एपीआई को यूज़ करते हुए हमने अपनी ब्राउज़र को, फ़ोन को और थर्ड पार्टी डिवाइसेस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी। जी। ठीक है, ये करने से क्या हुआ कि डेटाबेस सेम थी, बिजनेस लॉजिक्स आपके सेम थे, आपकी वेब एपीआई के एंड पॉइंट्स से डिफरेंट, आपके ब्राउज़र, फ़ोन और थर्ड पार्टी डिवाइसेस ने उस एपीआई से कनेक्ट किया, और उस एपीआई ने सेम डेटाबेस में जाके जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है। जी।
क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि एपीआईज और वेब एप्लीकेशन या वेब ब्राउजर एप्लीकेशन में फ़र्क क्या है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। तीनों क्लियर है आप लोग इसके अंदर? जी। क्लियर है। चलें, अगर क्लियर है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारी जो वेब एप्लीकेशन है या फिर हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन है वो किस तरह से काम करती है या उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पिक्चर नजर आ रही है? जी सर। जी यार। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमवीसी आर्किटेक्चर को। एमवीसी स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। एक डॉटनेट का आर्किटेक्चर पैटर्न या बल्कि ओवरऑल वेब डेवलपमेंट का एक आर्किटेक्चरल पैटर्न है। एमवीसी डॉटनेट से कंसर्न नहीं है, एक आर्किटेक्चर पैटर्न है जिसमें हमारे पास हमारी एप्लीकेशन के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर मॉडल, द सेकंड वन इज व्यू एंड द थर्ड वन इज कंट्रोलर। इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर हमारी एक वेब एप्लीकेशन तैयार हो रही होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि मॉडल जिसमें से क्या चीज़ है। आपकी डेटाबेस टेबल के जितने भी एंटिटीज हैं या आपकी एप्लीकेशन की जितनी भी एंटिटीज हैं उन सब एंटिटीज को आप मॉडल का नाम देते हैं। सही है? जी। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं एक एम्प्लॉय की या फिर एक स्टूडेंट की। चले एग्जांपल ले लें कि एक स्टूडेंट जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है, तो हम इस एग्जांपल को लेकर चलते हैं आगे। स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आपके कुछ स्टूडेंट रजिस्टर होंगे, उसके बाद उन स्टूडेंट ने किसी क्लास में एडमिशन लेना है और कुछ वहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो इस सारे सिस्टम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट स्टूडेंट होगा तो ही आपका सिस्टम चलना शुरू होगा। अगर स्टूडेंट नहीं है तो आप स्कूल बना लें, उसका कोई फायदा नहीं है। खाली स्कूल चलाने का कोई फायदा नहीं है आपको। तो हमारे पास इस तरह के सिस्टम के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर जो प्राइमरी एंटिटीज होती हैं आपकी, जो आपके सिस्टम पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही होती हैं, वो सारे के सारे आपके मॉडल्स होते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं ठीक है। व्यू क्या होता है। आपने जो फ्रंट एंड के ऊपर आप जो चीज़ देख रहे होते हैं, आपकी जो यूआई यूजर इंटरफेस होती है वो HTML CSS होती है सिंपली। उसमें कुछ जावा स्क्रिप्ट होती है और वो सिंपल आपका कोई एक ऑब्जेक्ट को या किसी एक डेटा को अपनी स्क्रीन रेंडर कर रही होती है यूजर को दिखाने के लिए। वो हमारे पास होता है व्यू। जैसे नेम इसका सिंपल सजेस्ट करता है कि व्यू है किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन हो रही है ये। ठीक है? ठीक है। ये तीसरी रिपीट कर दे। क्या व्यू। व्यू को जी। आप व्यू का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन। आप कोई भी रिप्रेजेंट। वेबसाइट खोलते हैं, आपके ठीक है। सामने जो HTML या CSS के अंदर जो डेटा नजर आ रहा होता है वो सारा का सारा आपका व्यू होता है। ठीक है। ठीक है? व्यू जी का सर। काम सिर्फ और सिर्फ आपकी एक स्टेट को प्रेजेंट करना होता है, इसके अलावा व्यू का कोई काम नहीं होता। ठीक है। ठीक हो गया? अच्छा, जी सर। आखिरी चीज इसके अंदर हमारे पास होती है हमारा कंट्रोलर, जो आपकी एक MVC एप्लीकेशन का ब्रेन होता है। कंट्रोलर का क्या काम है? कंट्रोलर का काम है आपके व्यू से डेटा लेना, इनपुट्स लेना, आपके मॉडल से इनपुट्स लेना, इन दोनों के ऊपर कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करना। ये आपका ब्रेन बनेगा। इनके ऊपर जो भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी परफॉर्म की इसने, और इन रिस्पॉन्स आपके व्यू को इसने अपडेट कर दिया। और अगर कोई चीज़ आपके डेटाबेस में चेंज हो रही है तो इसने आपके मॉडल को भी अपडेट कर दिया।
ठीक। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसे व्यू से डाटा लेने की जरूरत है। आपने अगर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें आपका स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आएगी और स्टूडेंट रजिस्टर होगा, स्टूडेंट को रजिस्टर कहाँ से करेंगे आप? नहीं, व्यू में तो सिर्फ वो उसकी कह लें यूजर इंटरफेस ही वो मतलब शो करता। तो आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे वो यूजर इंटरफेस नहीं होगा आपका, जी वो उस सिनेरियो में कुछ ना कुछ यूजर से इनपुट ले रहा होगा और वो इनपुट जी डेटाबेस ले में स्टोर होनी है। जी। तो वो सारी इनपुट लेना जिम्मेदारी है व्यू की। व्यू सारी इनपुट भेजेगा कंट्रोलर को, अच्छा कंट्रोलर मॉडल को अपडेट करेगा और मॉडल को अपडेट करते हुए डेटाबेस को अपडेट करेगा। ठीक है। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? जी कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एमवीसी पे ही काम सारा का सारा हमने आगे करना है। तो बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि मॉडल क्या है, व्यू क्या है और आपका कंट्रोलर क्या है और तीनों का पर्पस क्या है। तीनों को हम लोग कभी भी आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे, सेपरेट सेपरेट चीजों को चलाएंगे सबको। ठीक। क्लियर है ये चीज? जी जी। जी ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ये हमारे पास जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है या ब्राउजर से रिक्वेस्ट आती है तो हमारे पास एक्शन पाइपलाइन क्या होती है। ये हमारे पास क्लाइंट है जो आपका कोई भी ब्राउजर हो सकता है, उसने आपका कोई भी एक रिक्वेस्ट की है सर्वर के ऊपर जो रिक्वेस्ट जानी है। फॉर एग्जांपल इस केस में हम बात करते हैं कि उसने एक एम्प्लॉय को या एक कस्टमर को रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल किया है। ठीक है, ठीक है। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट हमारे पास एमवीसी के किस चीज़ के ऊपर लैंड हुई? कंट्रोलर के कंट्रोलर के कंट्रोलर ऊपर, पे। कंट्रोलर पे लैंड हुई। कंट्रोलर ने डिसाइड किया, पहले कंट्रोलर ने कुछ अपने इसमें चेक की कि क्या वैलिड रिक्वेस्ट है कि नहीं है, ये रिक्वेस्ट मुझे सर्व करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इन सब वैलिडेशंस के बाद कंट्रोलर ने आपके मॉडल के ऊपर लेके गया, वो सॉरी वो आपके व्यू के ऊपर गया। जी उसने देखा कि इस कंट्रोलर के अगेंस्ट मेरा रेलिवेंट व्यू कौन सा है जो मैंने ब्राउजर के ऊपर प्रेजेंट करना है। उसने वो व्यू फाइंड किया। अब कंट्रोलर ने देखा कि इस व्यू को रेंडर करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए मुझे कौन कौन सा डेटा डेटाबेस से चाहिए। उसने कहा ठीक है, एम्प्लॉय का फॉर्म हो रहा है सबमिट, तो मुझे एम्प्लॉय की क्लास बनी हुई है मेरे पास जिसको मैंने फिल करना है। उसने मॉडल फिल किया अपने पास। मॉडल फिल करने के बाद कंट्रोलर ने इस मॉडल को भेज दिया डेटाबेस के ऊपर और डेटाबेस की स्टेट को कर दिया अपडेट। जैसे ही आपकी डेटाबेस की स्टेट अपडेट हुई, मॉडल ने अपने पास कंट्रोलर ने अपने पास दोबारा से रिजल्ट फेच किया और एक HTML या CSS जो भी उसने एक रिप्रेजेंटेशन बना के एक रिस्पॉन्स की शक्ल में क्लाइंट को वापस भेज दिया। ठीक। क्लियर हुई चीज? रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई ब्राउजर से कंट्रोलर के ऊपर, कंट्रोलर ने व्यू ढूंढा, व्यू के बाद उसका मॉडल ढूंढा, मॉडल को फिल किया, फिल करने के बाद डेटाबेस अपडेट की और उसके बाद कंट्रोलर ने क्लाइंट को रिजल्ट सेट वापस भेज दिया। सर कोई ठीक। एग्जांपल दे दीजिएगा, सॉरी, एग्जांपल दे दीजिएगा। इसकी एग्जांपल आप ले लें। आप फॉर एग्जांपल दराज.pk आपने वेबसाइट खोली है, उसके ऊपर आपने सर्च किया है। अब दराज.pk जब खोलेंगे तो वो इस लेवल के ऊपर खुल रही होगी, ऐसा ही है। जी दराज पे आप जाके सर्च करके कहते हैं कि जी मुझे एक आईफोन खरीदना है। आपने रिक्वेस्ट भेजी उसके सर्वर को कि भाई कस्टमर नेम ABC ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है कि मैंने एक आईफोन खरीदना है। वो रिक्वेस्ट कहाँ पे लैंड हुई? आपके कंट्रोलर के ऊपर। कंट्रोलर ने कहा कि ठीक है, एक सर्च प्रोडक्ट की क्यूरी रन करनी है मैंने डेटाबेस के ऊपर,
उसके लिए उसने देखा कि मेरे पास एक व्यू होगा जो सर्च का रिजल्ट रिटर्न करेगा। अगर अभी हमने देखा था ना कि दराज का एक व्यू है कोई ना कोई, अगर हम यहाँ बात करें इसकी, तो ये हमने क्यूरी यहाँ पे सर्च की है, ये मैंने क्यूरी सर्च की, और क्यूरी सर्च होने के बाद मुझे ये उसका एक रिस्पॉन्स रिजल्ट मिलना है, सर्चिंग के बाद एक व्यू मिलना है। ठीक है। जी कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने जो भी क्यूरी का रिस्पेक्टिव व्यू है वो व्यू फाइंड करना है। उसको जैसे ही ठीक व्यू है। मिल जाता है वो देखेगा कि इस व्यू को फिल करने के लिए मुझे कौन सा मॉडल है जिसको फिल करना जरूरी है। यानी कि देखें ना, इस केस के अंदर कोई ना कोई डेटा तो आपका है ना इस व्यू के अंदर। जैसे ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, उनका नाम है, उनकी प्राइस है, कोई डिस्काउंट लगा है वो है, कोई रेटिंग्स है तो वो है, शिपिंग कहाँ से होनी है, ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। ठीक है। ये एंटिटी है हमारी सिस्टम की। एंटिटी का मतलब है कि ये एक हमारा मॉडल हुआ। अब कंट्रोलर को पता चल गया, ठीक है जी मेरा व्यू ये रेंडर होना है और ये उसका मॉडल है, ये दो चीज़ें मिल गई। कंट्रोलर ने इस मॉडल के थ्रू डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजी कि भाई आईफोन की मुझे क्यूरी आई है, तो अपने पास जितने भी आईफोन्स हैं उनको रिजल्ट रिटर्न करो मुझे। डेटाबेस ने यहाँ पर इसको भेजा कंट्रोलर को कि भाई ये मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स आई हैं आईफोन से रिलेटेड। कंट्रोलर ने उन प्रोडक्ट्स को पकड़ा, उन प्रोडक्ट्स को इस व्यू में बिठाया और एक HTML CSS बनाई जो वापस हमारे क्लाइंट को भेज दी। ठीक। क्लियर हुआ इस एग्जांपल से कुछ? जी कोई जी सर। कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी। इन कॉन्सेप्ट हम दोबारा नहीं आएंगे कि MVC काम कैसे करती है या रिक्वेस्ट लैंड कहाँ हो रही है। सोच लो अगर इसमें कोई चीज़ अभी भी है तो। क्लियर है ये चीज़ सबको? एक दफा और जी रिपीट कर दें। हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं, दराज.pk की वेबसाइट के ऊपर हमने एक ऑर्डर सर्च की क्यूरी की है। ये वेबसाइट है वो। कस्टमर ने यहाँ पे लिखा कि जी मुझे एक आईफोन 5 चाहिए। कस्टमर को उस आईफोन 5 की क्यूरी के ऊपर दराज की वेब सर्विस ने या दराज की वेबसाइट ने अपनी डेटाबेस के अंदर से कुछ प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं। क्लियर है फ्लो यहाँ तक? जी। अब प्रोडक्ट लिस्ट हुए हैं, इसका मतलब दराज के पास इन प्रोडक्ट का कोई ना कोई एंटिटी ऑब्जेक्ट होगा, कोई मॉडल होगा। जी। मॉडल होगा बिल्कुल। दराज.pk के ऊपर जैसे ही हमने आईफोन की रिक्वेस्ट की है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है कंट्रोलर को, और जी। कंट्रोलर को कहा है कि मुझे आईफोन 5 की प्रोडक्ट्स चाहिए। ठीक है। ठीक है। कंट्रोलर ने ढूंढा सबसे पहले कि यार इस क्यूरी के रिस्पांस में मुझे क्या रिजल्ट रिटर्न करना है कस्टमर को या क्लाइंट को। वो रिस्पांस रिजल्ट क्या होगा, वो हमारे पास ये HTML का पेज है सिंपल सा एक, जिसको हम लोगों ने व्यू कहा अभी MVC के अंदर। कंट्रोलर ने सर्च सर्च किया अपने पास कि ठीक है जी मेरे पास ये व्यू पड़ा हुआ है, इसका मुझे व्यू मिल गया। अब कंट्रोलर कहता है कि यार इस व्यू के अंदर डेटा बिठाने के लिए या डेटा शो कराने के लिए कौन सा मॉडल यूज होगा। जी। इस केस में प्रोडक्ट का मॉडल यूज हो रहा है क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट लिस्ट हो रही है। कंट्रोलर को पता चल गया ठीक है जी ये मेरा प्रोडक्ट का मॉडल है, दोनों चीजें पता चल गई। अब इस जी। मॉडल